अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यू सिलेबस बायोलॉजी चैप्टर क्लास 11 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 दैट इज अबाउट सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। ये हम आज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर सेल्स का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और फर्दर हम इसके अंदर उसके ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करेंगे। ये छोटी सी डायग्राम है अबाउट सेल्स के इंट्रोडक्शन किस तरह होगा सेल का, या सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये डायग्राम उस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज, जैसा कि न्यूक्लियस, दिस इज ब्रेन ऑफ द सेल। इसके साथ साथ लाइसोसोम है, नेक्स्ट माइक्रोविलाई। अच्छा, माइक्रोविलाई खास किस्म की प्रोजेक्शंस जो कि आपको नजर आएंगी सेल्स के ऊपर। और यहाँ पे हम माइक्रोविलाई के हवाले से बात करेंगे चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर, जो कि चैप्टर 9 है। इसके बाद न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और वैक्यूल स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है। सेंट्रियोल जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, अच्छा माइक्रोट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर होंगे जिन्होंने सेल को सपोर्ट देनी है। साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है, जिन्होंने पैकिंग मटेरियल की पैकिंग करनी है, मॉडिफाई करना है। राइबोसोम्स जिन्होंने प्रोटीन बनानी है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ, यानी ओवरऑल हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और न्यूक्लियोलस वो डार्क रीजन जो कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। और साथ में हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऑर्गेनेली जिसने क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज हैं, यहाँ पर जूम करके भी दिखाया गया है। हम इंशाल्लाह वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर साइज रेंज ऑफ सेल्स है। इवन कि ये आपकी क्लास के वाले से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो हम अगर बात करें माइक्रोस्कोपिक साइज से, तो हमारे पास सेल, हम जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल है, फिर एटॉमिक लेवल है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल है, उसके बाद ऑर्गेनेली और फिर सेल लेवल। सेल से नीचे भी छोटी चीजें हैं, जिसके अंदर हमारे पास एटम है जिसका साइज 0.1 नैनोमीटर, इसके बाद लिपिड्स, इसके बाद प्रोटीन्स और कुछ वायरस। अब ये सारे नैनोमीटर के अंदर है, यानी कि हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। अच्छा, आप अगर गौर करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ तक इसकी ये लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम प्लांट सेल या एनिमल सेल को भी किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके साथ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सारों का साइज 0.1 नैनोमीटर से लेकर ये वेरी कर रहा है फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर, यहाँ तक ये साइज वेरी करेगा। अब 10 माइक्रोमीटर से आगे सेल का साइज स्टार्ट हो जाएगा और वो 100 माइक्रोमीटर तक जाएगा। इससे आगे भी जा सकते हैं, वो हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एनिमल और प्लांट सेल की मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि 10 to 100 माइक्रोमीटर उसका साइज होगा, लेकिन कुछ सेल जो उनका साइज ज्यादा भी हो सकता है। जैसा कि ह्यूमन एग की बात करें तो यहाँ पे उसका साइज 100 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर तक आ रहा है। फ्रॉग का 1 मिलीमीटर है, और इसके साथ साथ 1 मिलीमीटर से आगे 10 मिलीमीटर में कोई सेल इस तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन ऑब्वियसली उससे आगे अगर हम देखें तो चिकन एग भी है और ऑस्ट्रिच एग भी है। ये 10 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के दरमियान है, और 1 मीटर तक अडल्ट एक बॉडी होगी। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो हम यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि ये हम लाइट माइक्रोस्कोप से चेक कर रहे हैं किसी भी सेल का साइज, यानी वायरसेस से लेके यहाँ तक ये हम लाइट माइक्रोस्कोप से चेक कर रहे हैं। और 100 माइक्रोमीटर से हम यानी कि नॉर्मल अपनी आम आंख से देख सकते हैं। 100 माइक्रोमीटर से आगे के फ्रॉग एग किस तरह का है, ह्यूमन एग। अब ये हम किस तरह देखेंगे, ऑब्वियसली हम लेंस से देखेंगे, जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं उस लेंस से हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस चीज का सेल है। और बाकी चिकन एग ये तो हम खाते भी हैं, और साथ ऑस्ट्रिच एग ये हम देख भी सकते हैं इजीली अपनी आंख से, तो ये नेकेड आई। तो बेसिकली ये समझाने का पर्पज ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम डिफरेंट माइक्रोस्कोप से देखेंगे। किसको हम इलेक्ट्रॉन से चेक करेंगे, किसको हम लाइट से चेक करेंगे,
और कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का जो हमें अपनी आम आंख से नजर आएगा। ये बेसिकली हमारे पास साइज रेंज ऑफ सेल्स है। तो ये वैसे आप एमसीक्यूज वगैरह के हवाले से या कॉन्सेप्ट के हवाले से इसको माइंड में रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ सेल, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड मिस है, तो ये बेसिकली है डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या है? बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर एक एटम है, उसकी बेस है, इसी तरह हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेस है, जो उसका स्ट्रक्चर या फंक्शन है, वो क्या है? सेल। ये वर्ड जो सेल है ये लैटिन सेलुलाई से निकला था। ये सेलुला जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट, और ये टर्म सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दी थी इन 1665 जब उसने सेल्स को ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। ये छोटी सी डायग्राम है और इससे मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये एक आपके पास बेसिक सेल है और उसी से आगे सेक्स सेल्स भी बन रहे हैं, जैसे कि एग है, स्पर्म है, ब्लड सेल्स हमारे बन रहे हैं, फैट सेल्स बन रहे हैं, एपिथेलियल सेल जो हमारी सरफेस वगैरह बना रहे हैं, मसल सेल्स हैं और नर्वस सेल्स हैं, बाकी भी बॉडी के सेल्स हैं। यानी कि आप देखें सेल एक है लेकिन उसी से डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं और पूरी बॉडी बन रही है। ये बेसिकली इस लाइन का मकसद पर्पज है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। यानी उसी सेल ने हमारी बॉडी बनानी है, जैसे कि ईंटें मिलके एक दीवार या कोई घर बनाती है, सेम इसी तरह सेल ने मिलके हमारी बॉडी बनानी है। और सेल जब मिलके काम करेंगे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हमारी बॉडी काम करेगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स, दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। वो सेल्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे कि बैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे मैं लेजर को मूव करवा रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर आपको कहीं पे भी न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखें तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आएगा सेंटर के अंदर या साइड में। तो ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा? उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। इसमें बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, आर्किया शामिल है। यूकैरियोट्स में फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स और प्रोटिस्ट शामिल। इन सारों की फर्दर जो डिटेल है वो इंशाल्लाह हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं है तो उसके पास कोई और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का मतलब है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, उसके पास गोल्जी नहीं होगा, उसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज उसके पास प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन ऑफ सेल के पास आपने फौरन ही बता देनी टाइप्स ऑफ सेल्स। इसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल से या एक सेल से मिलकर बनता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनेगा तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई सेल एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनेगा उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होगा और वही सारे काम करेगा, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, एल्गी है और जुगीनिया। अच्छा, यहाँ पे यीस्ट देखे तो मैंने लिखा है एक्सेप्ट यीस्ट। ये एग्जांपल मल्टी सेलुलर में लिखी है लेकिन यीस्ट यूनिसेलुलर। मैंने लिखा है फंजाई मल्टी सेलुलर है लेकिन यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। तो आप यीस्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको एक ही सेल पे कंसिस्ट होते हुए नजर आएंगे। मल्टी सेलुलर की बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स हैं, इसमें हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं और टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। और ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आप लेजर को फोकस करें, ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और डिफरेंट टाइप के सिस्टम मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल और मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा सेल। इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ हैं जो कि आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका ना होना उसको नॉन लिविंग की तरफ लेके जा सकता है, या किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उसे लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे। जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है मूवमेंट। कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवमेंट। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन।
उसके बाद है होमियोस्टेसिस और फोर्थ पे है ग्रोथ। फिफ्थ में हमारे पास रिप्रोडक्शन, नंबर 6 पे है एक्सक्रीशन एंड 7 पे है न्यूट्रिशन। ये 7 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अब ये आप जैसे सीक्वेंस के साथ लिखने दें आपकी मर्जी है, हमारे लिए आपको बेसिक 7 प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है स्टूडेंट की तरफ से कि इनमें से अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी के अंदर, या वो ऑर्गेनिज्म कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता, तो वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग। अच्छा जी, अब ये जो 7 बेसिक प्रॉपर्टीज है, अब ये लिविंग की, इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट भी परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, होमियोस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये बेसिक सारे काम करेगा। अगर वो नहीं करा तो नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल चेयर है, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, उसके अंदर आप ग्रोथ नहीं देखते, मूवमेंट नहीं देखते, रिप्रोडक्शन नहीं देखते, वो नॉन लिविंग है। डाइस नॉन लिविंग है, बोर्ड मार्कर नॉन लिविंग है। तो ये अगर प्रॉपर्टीज नहीं है तो वो नॉन लिविंग होगा, अगर है तो वो क्या होगा, लिविंग होगा। या हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट का मतलब क्या है कि कुछ सेल्स, या आप कह सकते हैं कि हर सेल के अंदर एबिलिटी है तो मूव कर सके। ठीक है, जैसे कि स्पर्म सेल फ्लैजेला के जरिए मूव करते हैं टुवर्ड्स है। व्हाइट ब्लड सेल जब वो कहीं पे भी इंफेक्शियस एजेंट्स आ जाए, कोई भी इंफेक्शन काज करने वाला ऑर्गेनिज्म आ जाए, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, मैं आपको एनिमेशन से ये दिखाता हूँ कि स्पर्म सेल कैसे मूव करता है। अगर आप गौर करें, Otocilia and तो flagella आपको are वहां से यहाँ hair-like पे नजर आ रहा appendages है of कि cells स्पर्म that सेल generate मूव कर fluid रहा है flow वाया along फ्लैजेला। tissues ये जो or स्ट्रक्चर allow है, ये जो cells आप to देख रहे move हैं through सारा, their ये environment. फ्लैजेला To है better और ये इसका understand हेड how है। these appendages सेम generate इसी तरह motility, we flash froze sea urchin sperm आप गौर cells करें while तो their आपको यहाँ पे flagella were व्हाइट ब्लड actively सेल्स की beating, मूवमेंट and then नजर आ रही है। directly ये व्हाइट visualize ब्लड the सेल भी molecular मूव machines करते हैं। inside the flagella ठीक through है, cryo-electron. बेसिकली ये दिखाने का पर्पस ये है, यहाँ पे दोबारा आप गौर करें व्हाइट ब्लड सेल्स की मूवमेंट, ये देखें, ये किसी भी इंफेक्शियस एजेंट्स की तरफ मूव होते हुए नजर आएंगे आपको। ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स मूव करते हैं, वो टुवर्ड्स न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, टुवर्ड्स इंफेक्शन। बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट का मतलब ये भी आप ले लें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मूव करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, प्रे से बचने के लिए। ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है बेसिकली, रेस्पिरेशन क्या है बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड, कि फूड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। क्यों, ताकि हम वहां से क्या निकाल सकें, एनर्जी। अब ये बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर ये नहीं है इसका मतलब वो लिविंग नहीं है। तो इम्पोर्टेंस क्या होगी रेस्पिरेशन, ताकि हम उससे एनर्जी ले सकें ग्रोथ के लिए और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें। अच्छा, जब भी टर्म जनरल रेस्पिरेशन आ जाए, सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाए, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, तो इसके अंदर आप वही डेफिनेशन लिखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करके एनर्जी निकालना। इंटरनल रेस्पिरेशन आ जाए फिर भी वही होगी। लेकिन जब आप टर्म यूज करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, तो इसका मतलब होगा कि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखें, लाइट एनर्जी से क्लोरोप्लास्ट ने एनर्जी ली और फिर फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म हुआ और क्या बन गई, एनर्जी। ये एनर्जी फॉर एग्जांपल एटीपी की फॉर्म में, या ये जो हमारे पास सारा प्रोसेस हुआ, ये कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर फर्दर हमारी बॉडी ने इसके यूज किया एटीपी को और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव किया। ये बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने फूड को लेना है और उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है, और किस ऑर्गेनेली के अंदर होना है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा ऑर्गेनेली हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है न्यूट्रिशन। हमने पहली हेडिंग डिस्कस की मूवमेंट, फिर रेस्पिरेशन और नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेके उसमें से क्या निकालते हैं, एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको जब आप लेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, उसमें से एनर्जी निकालेंगे,
तो आप कौन सा प्रोसेस करेंगे? न्यूट्रिशन। और ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में जो बुक है उसने कभी भी खाना नहीं खाया क्यों? बिकॉज इट इज नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग है। इसी तरह लैपटॉप में लेके बैठे होती है क्या? नॉन लिविंग है। इनटेक ऑफ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले सब्सटेंस को लिया जाएगा एनर्जी निकालने के लिए, बिल्ड टिश्यू, अपने बॉडी के टिश्यूज को मेंटेन रखने के लिए, और बॉडी को फंक्शन, बॉडी के अंदर डिफरेंट जो भी फंक्शंस हैं उसको मेंटेन रखने के लिए ये सारा प्रोसेस होगा। तो न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं रहते। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये हमारी बॉडी है और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के साथ देखें तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, जिसको जूम करके उन्होंने दिखाया है। पेयर ऑफ किडनीज हैं, उसके बाद हमारे पास आर्टरीज और वेन्स हैं, साथ यूरेटर है पेयर, और उसके साथ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप जब खाना खाएंगे तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, लीवर से ब्लड जाएगा यहाँ पे किडनी के पास, वहां पे ब्लड क्लीन होगा, किडनी ने नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्सॉर्ब करना है और उसको यूरिन की फॉर्म में यूरेटर के जरिए ब्लैडर में स्टोर करना है, और फिर यूरेथ्रा के जरिए यूरिन बाहर रिमूव हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक जो मटेरियल है वो हार्मफुल मटेरियल जमा नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। अगर किसी की बॉडी के अंदर किडनीज नहीं है तो उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल थर्मो रेगुलेशन, ये बॉडी टेम्परेचर को 37 पे रखें। अब मैं अक्सर बच्चों को ये एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मरी में चले जाए वहां पे टेम्परेचर 0 है, या आप स्कर्दू चले जाए वहां पे 0 है, तो आपकी बॉडी का 37 ही रहेगा। और अगर आप पंजाब के अंदर हैं, जैसा कि आजकल सीजन है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 37 रहेगा, 40 या 45 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायग्राम पे फोकस करें तो ये बॉडी का लेवल इम्बैलेंस हो चुका है, ये देखें। तो डिफरेंट चेंजेस आए, रिसेप्ट स्टिमुलस, उसके बाद रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया और मेन कंट्रोल सेंटर जो कि ब्रेन है उसको मैसेज दिया, और उसने बॉडी के सारे मैकेनिज्म को जो ऑन करना था उसको ऑन कर दिया, जिसको ऑफ करना था उसको ऑफ करके बॉडी के मैकेनिज्म को एक स्टेबल एनवायरनमेंट के ऊपर लेके आ गया, यानी होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम है, यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस टू मेंटेन दी बैलेंस फॉर द सर्वाइवल। अगर बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो डेथ हो जाती है, तो सर्वाइवल के लिए सारा मैकेनिज्म है कि बॉडी कंडीशंस को मेंटेन में रखा जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ के बेसिकली यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए तो ये छोटा सा आपको एक सीडलिंग नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे आपको एक पूरा ट्री नजर आ रहा होगा। बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी सफर है इसको कहते हैं ग्रोथ। इट रेफर टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, नंबर यानी बैक्टीरिया 1 से 2 हो गया, 2 से 4, एंड मेच्योरिटी। अब ये देखिए हम ये बड़ा हो चुका है, इस तरह हमारी बॉडी, हम छोटे बच्चे होते हैं और वहां से मेच्योर हो जाती है, सारा प्रोसेस ग्रोथ है। All cells undergo the process of growth after obtaining nutrients. अब ऑब्वियसली जब आप इसको न्यूट्रिएंट्स देंगे फिर इसके अंदर ग्रोथ होगी, फिर इसका साइज इंक्रीज होगा, फिर इसने आपको फल देने, फिर इससे आपने फ्रूट लेने हैं। तो ये ग्रोथ क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज में इंक्रीज, और ये इरिवर्सिबल हो, ये प्रोसेस कभी भी रिवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? यहाँ पे आप अगर देखें आपके पास एक मेल की इमेज है और यहाँ पे फीमेल, इसकी बॉडी से एग प्रोड्यूस हुआ, इसकी बॉडी से स्पर्म, और दोनों ने फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनाया जिसका नाम है जाइगोट। इस जाइगोट से ऑब्वियसली एक बेबी बन गया। ये जो पूरा प्रोसेस, अब ये दोनों इंडिविजुअल थे, एक और इंडिविजुअल आ गया, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन थ्रू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, अगर ये नहीं है तो वो लिविंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कभी भी चेयर ने रिप्रोडक्शन नहीं की, डाइस ने नहीं की, कौन करेगा? हमेशा लिविंग ही करेगा, वो चाहे ह्यूमन है या अदर ह्यूमन एनिमल्स है। माइटोसिस एंड मेयोसिस इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको माइटोसिस का मल नजर आएगा आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, और यहाँ पे जब गैमीट्स फॉर्मेशन होगी तो कौन सा मल नजर आएगा? मेयोसिस, दोनों साइड्स। माइटोसिस प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, यहाँ पे एक सेल से न्यू सेल्स बनेंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, और नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे और पूरा एक इंडिविजुअल बनेगा। मेयोसिस के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, मेयोसिस में ये देखें गैमीट्स बनेंगे एग, और यहाँ पे भी गैमीट्स।
इसकी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम्स है, इसकी बॉडी में 46 हैं। यहाँ पे स्पर्म के अंदर 23, इस एग के अंदर 23, जाइगोट में कितने 46। अब इस बॉडी के अंदर कितने होंगे 46। ये बेसिकली क्या है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा और सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स। और ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की इस टॉपिक में हमने थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, 7 टाइप्स जो कि आपने पेपर में मेंशन करनी है, और इसके साथ साथ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। आज के लिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।